हाय एवरीवन, दिस इज़ यूसुफ एंड यू आर वाचिंग प्रोएक्टिव इन्वेस्टर्स। आज की मैं अपनी इस वीडियो में कनाडा के उस दूसरे अकाउंट पर बात करूंगा जिसके थ्रू हम अपने टैक्स को सेव कर सकते हैं। उस दूसरे अकाउंट से मुराद मेरी RRSP अकाउंट है। अगर मैं पहले अकाउंट की बात करूं तो वो है TFSA अकाउंट, जिसके थ्रू भी हम अपना टैक्स को सेव कर सकते हैं। अगर आप TFSA अकाउंट के बारे में सीखना चाहते हैं तो टॉप राइट पर क्लिक करके मेरी इस वीडियो को देखें। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा RRSP अकाउंट पर, ये क्या है, ये कैसे काम करता है, इसकी कंट्रीब्यूशन रूम पर, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस और आखिर में बात करूंगा इसके बेनिफिट्स पर। चलते हैं आज की अपनी उस वीडियो की तरफ। अगर आप मेरी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरे इस चैनल का मकसद आपको फाइनेंशियली एजुकेट करना है कि आप कनाडा में मौजूद किस तरह अपनी फाइनेंशियल डिसीजंस को स्मार्टली ले सकते हैं और किस तरह आप अपने लिए एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। चलते हैं आज की अपनी वीडियो की तरफ। RRSP से क्या मुराद है? RRSP स्टैंड फॉर रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग प्लान। कुछ लोग समझते होंगे कि इसके नाम से लगता है कि ये भी कोई सेविंग अकाउंट है या फिर एक ऐसा सेविंग अकाउंट है जिसका इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि ये TFSA की तरह ये भी एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। हर एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट की कुछ अपनी एट्रीब्यूट्स और रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, लेकिन RRSP की एक क्वालिटी ये है कि इसको टैक्स शेल्टर प्लान भी कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि इसके अंदर की जाने वाली तमाम इन्वेस्टमेंट के ऊपर हासिल होने वाले इंटरेस्ट के ऊपर हमें कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता। इसके अंदर हासिल होने वाले इंटरेस्ट के ऊपर अगर हम कोई टैक्स पे नहीं करते तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी ग्रोथ को बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म में इंक्रीज कर सकते हैं। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जाम्पल को देखते हैं। जस्ट कंसीडर आपके पास एक शेयर है जो कि $200 का है और उस शेयर को आपने अपने कैश, मार्जिन या नॉन रजिस्टर्ड अकाउंट में रखा है। आफ्टर 1 ईयर उसी शेयर की प्राइस हो जाती है $300। आपने उस शेयर से अर्न किया $100 और वो $100 जो आपने उससे कैपिटल गेन की सूरत में अर्न किया, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। एक्चुअल में मैं बता देता हूं, कैपिटल गेन वो अमाउंट है जो कि आप हासिल करते हैं अपने शेयर की प्राइस इंक्रीज होने से। और इस कैपिटल गेन की टैक्स कैलकुलेशन कुछ इस तरह की होगी कि आपने जो गेन किया उसका 50% के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। लाइक आपने $100 गेन किया और यानी कि उसका 50% $50 के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये सेम शेयर विथ सेम अमाउंट आपके टैक्स शेल्टर अकाउंट जो कि RRSP है उसमें होता और आपने गेन भी $100 ही किया है, लेकिन आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ा, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं टैक्स शेल्टर प्लान या टैक्स शेल्टर अकाउंट। और नतीजतन इस अकाउंट में की जाने वाली इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो भी प्रॉफिट हासिल होता है हम उसको अपने कंपाउंड प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। टैक्स शेल्टर प्लान विच इज ग्रेट। RRSP की एक यूनिक एट्रीब्यूट जिसे हम कहते हैं टैक्स डेफरल प्लान। टैक्स डेफरल प्लान का मतलब ये है कि आप अपने टैक्स को 20 ईयर्स या 30 ईयर्स जब तक आप रिटायर नहीं होते आप पोस्टपोन कर सकते हैं। CRA कनाडा रेवेन्यू एजेंसी जो कि कनाडा में मौजूद तमाम लोगों के टैक्स की कैलकुलेशन या टैक्स को कलेक्ट करती है। CRA के बारे में मैं बताता चलूं कि वो टैक्स की कैलकुलेशन को कुछ इस तरह करते हैं कि हर एक पर्सन की एक एस्टिमेटेड एनुअल इनकम निकालते हैं और उसके ऊपर टैक्स को कैलकुलेट करते हैं और वो टैक्स आपके हर पे चेक से एक स्मॉल अमाउंट की सूरत में डिडक्ट करते रहते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर जब आप टैक्स फाइल करते हैं तो वो उस कैलकुलेशंस के साथ मैच करते हैं। जस्ट टेक एन एग्जांपल, अगर आपकी इनकम 50,000 है और उन्होंने उसका एक टैक्स कैलकुलेट किया है और जो आपके हर एक पे चेक से आप पे कर रहे थे, एट द एंड ऑफ द ईयर जब आप टैक्स फाइल करेंगे, अगर वो जो आपने टैक्स CRA को पे किया है वो वाला टैक्स आपके पे करदा टैक्स से कम है तो आपको मजीद टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन
अगर आपने जो टैक्स अपनी इनकम के ऊपर पे कर दिया अगर वो ज़्यादा है तो आपको टैक्स रिफंड की सूरत में वो अमाउंट वापस मिल जाती है। अगर हम RRSP अकाउंट को देखें कि RRSP अकाउंट को यूज करके किस तरह हम अपने टैक्स को डेफरल कर सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपकी एनुअल इनकम है 50,000 और 50,000 के अकॉर्डिंगली अगर आपने टैक्स पे करना है 20%, सो इसका मतलब है आपने एनुअल टैक्स पे करना है 10,000। लेकिन अगर आप 50,000 की इनकम में से 10,000 आप अपने RRSP में कंट्रीब्यूट कर देते हैं, सो आपकी टैक्सेबल इनकम जो कि CRA की नज़र में है वो है 40,000, क्योंकि आपने 10,000 तो आपने RRSP में कंट्रीब्यूट कर दिया। अब आप 40,000 के ऊपर जब 20% टैक्स पे करेंगे तो आपका टैक्स होगा 8,000। इस तरह आपने 2,000 टैक्स को सेव किया सिर्फ 10,000 RRSP में कंट्रीब्यूट करने के बाद। इस टैक्स डेफरल का आइडिया क्या है कि जब आप अपनी अर्ली एजेस में बहुत ज़्यादा काम करते हैं और आपकी इनकम बहुत ज़्यादा हाई होती है तो आपकी टैक्स ब्रैकेट भी हाई होती है, लेकिन आप अपनी उस टैक्सेबल इनकम का कुछ पोर्शन RRSP में कंट्रीब्यूट करके फॉर द टाइम बिंग आप अपने टैक्स को डेफरल तो कर देते हैं, लेकिन लॉन्ग द रन जब आप रिटायर होंगे तो आप टैक्स पे करेंगे। लेकिन उस टाइम आपकी कोई इनकम मिनिमम इनकम होगी या आपकी माइट भी इनकम जीरो हो, लेकिन जब आप वो ही अमाउंट RRSP से विड्रॉ करवाएंगे तो आपको कम टैक्स पे करना पड़ेगा एज कंपेयर टू जब आप हायर टैक्स ब्रैकेट में होते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि RRSP कोई एक प्रोडक्ट नहीं है जो आपको बाय करनी पड़ेगी, बल्कि ये एक अकाउंट है जो कि आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ओपन करवा सकते हैं और आप इस अकाउंट में जो भी अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे उसको आप इन्वेस्टमेंट में यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें GICs, बॉन्ड, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड या किसी किस्म के भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर हासिल होने वाले इंटरेस्ट के ऊपर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता। लेकिन जैसे ही आप वो कोई भी अमाउंट जो आप इस अकाउंट से विड्रॉ करवाएंगे तो आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि RRSP अकाउंट कौन ओपन करवा सकता है। RRSP अकाउंट के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, बल्कि इसका लिंक आपकी टैक्सेबल इनकम से है। अगर आपकी एज 15 ईयर्स है और आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं उसी साल आप अपना RRSP अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते, बल्कि जब आप नेक्स्ट ईयर टैक्स फाइल करेंगे उसके बाद आप अपना RRSP अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर आप कनेडियन हैं और आपकी एज कोई भी हो लेकिन आप कनाडा में कनेडियन इनकम जनरेट करते हैं तो आप RRSP अकाउंट को ओपन करवाने के एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आपकी एज 71 से बिलो है तो आप अपना RRSP अकाउंट ओपन करवा के इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आप कनाडा में नहीं हैं और आते ही आपको जॉब मिल जाती है लेकिन आप RRSP के लिए क्वालिफाई नहीं करते, बल्कि इसके लिए आपको अपने टैक्स का वेट करना पड़ेगा। जैसे ही आप अपना टैक्स फाइल करेंगे तो उसके बाद आप RRSP अकाउंट को ओपन करवाने के लिए एलिजिबल होंगे। RRSP की कंट्रीब्यूशन रूम डिपेंड करता है आपकी पिछले साल की टैक्सेबल इनकम पर, और ये रूम किस तरह कैलकुलेट होता है, जो भी इनकम आपने पिछले साल जनरेट की उसका 18% आपके कंट्रीब्यूशन रूम में ऐड अप हो जाता है। लेकिन इसकी एक मैक्सिमम लिमिट भी है। लाइक 2019 में इसकी मैक्सिमम लिमिट थी 26,500 और यही लिमिट 2020 में इंक्रीज होकर $27,230 थी। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सी, अगर आपकी इनकम 2019 में 100,000 थी तो उसका 18% जो कि 18,000 है वो 2020 में आपका कंट्रीब्यूशन रूम बन जाता है। लेकिन अगर आपकी इनकम होती 200,000 और उसका 18% अगर हम कैलकुलेट करें विच इज 36,000, आप मैक्स लिमिट से एक्सीड कर गए हैं। आपकी इस केस में आपकी मैक्सिमम जो लिमिट होगी वो होगी 26,500, क्योंकि ये मैक्स लिमिट है।
आप अपने RRSP की कंट्रीब्यूशन लिमिट को किस तरह चेक कर सकते हैं? इसका पहला तो तरीका ये है कि आप CRA की साइट पर लॉगिन करें और वहां चेक कर सकते हैं। सेकेंडली, हर साल जब आप टैक्स फाइल करते हैं, टैक्स फाइल करने के बाद जो आपका नोटिस ऑफ असेसमेंट है उसके बॉटम पे एक आप RRSP का बॉक्स देखेंगे, तो उसमें आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, जितनी ज़्यादा अमाउंट आप अपने RRSP अकाउंट में डिपॉजिट करवाएंगे उतनी ही उसकी लिमिट रिड्यूस होगी। यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताता चलूँ, अगर कनाडा में मौजूद आप एक ऐसी कंपनी में जॉब करते हैं जो कि आपको पेंशन प्लान मैच ऑफर करती है, सो जितना भी आप कंट्रीब्यूट करते हैं उतना ही वो मैच करके आपके RRSP में डिपॉजिट करवा देते हैं, तो वो भी आपकी RRSP अकाउंट में कंट्रीब्यूट होता है, यानी कि वो भी आपके RRSP के रूम को डिक्रीज करता है। RRSP में कंट्रीब्यूट करते हुए हमें इसकी लिमिट को हमेशा मद्देनजर रखना चाहिए, क्योंकि जब भी हम इसकी लिमिट को एक्सीड करेंगे तो हमें पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने $2000 तक हमें इसकी ग्रेस लिमिट दी है। इसका मतलब ये है कि अगर हम अपनी कंट्रीब्यूशन लिमिट से 2000 ऊपर जाएंगे तो हमें कोई पेनल्टी पे नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन अगर हम 2000 से ऊपर जाएंगे तो 1% पर मंथ पे करना पड़ेगा। जस्ट कंसीडर हमारी कंट्रीब्यूशन लिमिट थी 40,000, लेकिन हम उसमें एक्स्ट्रा 12,000 पे कर देते हैं, तो 2000 के ऊपर तो हमें कोई पेनल्टी नहीं पे करनी पड़ेगी, लेकिन 10,000 के ऊपर हर माह 1% हमें पेनल्टी की सूरत में पे करना पड़ेगा। कनाडा में मौजूद आप मुख्तलिफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आप अपने RRSP अकाउंट्स ओपन करवा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी बात यह है कि इन तमाम अकाउंट्स में की जाने वाली कंट्रीब्यूशन का सम कभी भी आपकी कंट्रीब्यूशन लिमिट से एक्सीड नहीं करना चाहिए। इसी तरह RRSP के अंदर हासिल होने वाला प्रॉफिट कभी भी आपकी RRSP की कंट्रीब्यूशन लिमिट में अकाउंट नहीं होता। और एक चीज़ मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी RRSP अकाउंट से फंड दूसरे RRSP अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो वो विड्रॉ कंसीडर नहीं होता, बल्कि वो ट्रांसफ़र कंसीडर होता है। अगर मैं इसके बेनिफिट्स की बात करूं तो टैक्स डेफरल प्लान इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि जब हम अपनी अर्ली एज में हायर इनकम जनरेट करते हैं तो हमारा टैक्स ब्रैकेट भी हायर होता है, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन उस दौरान अगर हम अपनी इनकम का कुछ पोर्शन RRSP में डिपॉजिट करें और अपनी इनकम को रिड्यूस करें तो हम स्मॉलर टैक्स ब्रैकेट में जाएंगे, लेकिन लॉन्ग रन जब हम रिटायर्ड होंगे तो हमारी इनकम भी कम होगी, और अगर उस टाइम उस अमाउंट को RRSP से विड्रॉ करवाएं तो फिर वहां पे भी हमें स्मॉलर टैक्स पे करना पड़ेगा। इसको समझने के लिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की तरफ, जहां मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि किस तरह हम अपने हायर टैक्स ब्रैकेट को स्मॉलर टैक्स ब्रैकेट में कन्वर्ट कर सकते हैं RRSP यूज करके। ओके, हम देखते हैं 2019 में अगर आपकी सैलरी थी 45,000 और अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो मैंने मेंशन किया है फेडरल टैक्स ब्रैकेट्स और उनकी परसेंटेज। अगर आप इसमें किसी भी प्रोविंस में हैं और उसकी प्रोविंशनल टैक्स ब्रैकेट्स भी ऐड करें तो आपको एक ह्यूज डिफरेंस नज़र आएगा। अभी हम प्ले करते हैं फेडरल टैक्स ब्रैकेट्स के साथ। आपकी सैलरी है 45,000, तो वो पहली वाली ब्रैकेट में लाई करती है और उसके अकॉर्डिंगली 15% टैक्स जो कि बनता है $6,750। सो आपने कोई टैक्स सेव नहीं किया और आपका पेएबल टैक्स भी यही है। अगर आप इसको मैं कंपेयर करता हूँ RRSP की कंट्रीब्यूशन रूम के साथ, अगर आपकी सैलरी है 45,000 जो कि सेम लाई करती है आपकी फर्स्ट टैक्स ब्रैकेट में, और आपको टैक्स पे करना पड़ेगा 15% जो कि बनता है $6,750। अगर मैं कंट्रीब्यूशन में ऐड करूं कि मैंने यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है 10,000, तो आप देख सकते हैं कि आपकी टैक्सेबल इनकम कंसीडर होगी 35,000 और 35,000 के साथ 15% टैक्स बनता है $5,250। सो एट द एंड आपने सेव किया 1,500 सिर्फ 10,000 RRSP में कंट्रीब्यूट करने के साथ।
यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, ये ज़रूरी नहीं कि जिस साल आप RRSP में कंट्रीब्यूट करें उसी साल आप उसको क्लेम भी करें। आप उस क्लेम को नेक्स्ट ईयर भी कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि आपकी नेक्स्ट ईयर इनकम इससे भी ज़्यादा होगी तो मैं आपको यही एडवाइस करना चाहता हूँ कि आप नेक्स्ट ईयर क्लेम करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स को सेव कर सकें। कंसीडर करें नेक्स्ट ईयर आपकी इनकम है 65,000 के अकॉर्डिंगली फर्स्ट वाली स्लॉट में आपका आता है $47,632 और 15% के साथ जो आपका टैक्स बनता है वो है $7,145। नेक्स्ट वाले में अगर आप देखें तो आपकी 65 में से $17,370 सेकंड स्लॉट में आते हैं और सेकंड स्लॉट का जो टैक्स रेट है वो हायर है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट वन, क्योंकि यहाँ पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा 20.5%। सो आपका टोटल टैक्स बनता है इस ब्रैकेट में $3,561। अगर मैं वही 10,000 जो कि मैंने लास्ट ईयर कंट्रीब्यूट किया था और मैंने क्लेम नहीं किया उसको मैं यहाँ पे क्लेम करूँ तो आप देख सकते हैं कि कितना ह्यूज डिफरेंस आता है। सेकंड ब्रैकेट में अभी मेरा टैक्स है 3,561। ओके आप देखते हैं कि यहाँ पे अब टैक्स आ गया है $1,511। सो आपने कितने सेव किए? $2,050। आपने सिर्फ 1 ईयर वेट किया और आपने $2,050 सेव किए। सो इस तरह जितनी ही ज़्यादा आप हायर टैक्स ब्रैकेट में होते हैं आप उतना ही ज़्यादा टैक्स सेव करते हैं। कंसीडर करें आपकी सैलरी 110,000 से ज़्यादा है जो कि हायर टैक्स ब्रैकेट्स में जाएगी। फर्स्ट टैक्स ब्रैकेट को भी फिलअप करेगी, सेकंड को भी, और थर्ड में जाएगी। तो थर्ड ब्रैकेट में आपका टैक्स रेट है 26% जो कि बहुत ज़्यादा है। अब मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ 1,05,000। तो आप देख सकते हैं कि जो मोस्ट हायर टैक्स ब्रैकेट है उसके ऊपर हमें 26% टैक्स पे करना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंगली हमारा टैक्स बनता है $2,533 जो कि बहुत ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ पे कंट्रीब्यूट करूँ 10,000 तो देखते हैं कि हम कितना सेव कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं अपनी कंट्रीब्यूशन अमाउंट को यहाँ पे ऐड करूँ, मैं एक पॉइंट यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। जितना भी आप कंट्रीब्यूट करते हैं वो सबसे पहले आपकी हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट से डिडक्ट होता है और फिर उसके बाद लोएस्ट में। सो अगर मैं यहाँ पे 10,000 अमाउंट ऐड करूँ, लेट्स सी कि कितना इफेक्ट होता है। लास्ट वाली थर्ड टैक्स ब्रैकेट में जो कि मोस्ट हायर टैक्स ब्रैकेट है उसमें देखें आपकी अमाउंट जो आ रही है वो 9,741 है जिसके ऊपर हमें 26% टैक्स पे करना पड़ेगा जो कि है $2,533। अगर मैं 10,000 ऐड करता हूं तो देखें ये वाली टैक्स ब्रैकेट मेरी होगी 0 और यहाँ पे भी मेरा टैक्स का कुछ माइन्यूट सा डिफरेंस आया है। सो एट द एंड मैंने RRSP में 10,000 कंट्रीब्यूट करने के साथ मैंने सेव किया $2,311। अगर मैं इसको कंपेयर करूं अपनी फर्स्ट वाली और इस 45,000 जहां पे मैंने 10,000 कंट्रीब्यूट किया था और 105 के साथ कि यहाँ पे भी मैंने 10,000 सेव किया, लेकिन आप टैक्स का ह्यूज डिफरेंस चेक कर सकते हैं। सो मेरी आपसे यही एडवाइस है कि जितनी ज़्यादा आपकी टैक्स ब्रैकेट हायर हो आप उस टाइम उसको RRSP में ज़रूर कंट्रीब्यूट करें और अपने टैक्स को सेव करें। और एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब हम थर्ड वाली ब्रैकेट में हैं तो हमें टैक्स पे करना पड़ता है 26%, लेकिन जब हम फर्स्ट वाली में होंगे तो हमें 15% पे करना पड़ेगा। सो कहने का मतलब यह है जब आप रिटायर्ड होंगे तो आप अप्रॉक्सीमेटली 47,000 तक एनुअली भी अगर आप अपने RRSP से विड्रॉ करवाएं तो आप फर्स्ट वाली टैक्स ब्रैकेट में आएंगे और आपको 15% टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो अभी आप टैक्स पे करें तो अभी आपको 26% पे करना पड़ेगा। मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जैसे ही आपकी एज 71 होती है तो आपका ये RRSP अकाउंट रिफ अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। रिफ स्टैंड फॉर रिटायरमेंट इनकम फंड और इस अकाउंट के थ्रू आप मंथली बेसिस पर अपनी RRSP की अमाउंट को विड्रॉ करवा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप एज के किसी भी हिस्से में हैं और आप कनाडा में घर बाय या बिल्ड करना चाहते हैं
तो आपके पास ऑप्शन होती है कि आप अपने RRSP से 25,000 तक विड्रॉ करवा सकते हैं और उसके ऊपर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता। लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि आपको वही 25,000 15 ईयर्स में पे बैक करना होता है। फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में मेरे दिए गए लिंक को देख सकते हैं। उम्मीद है कि मेरी आज की इस वीडियो से आपको RRSP अकाउंट को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी हेल्प मिली होगी। सो मेरी इस वीडियो को आप लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।